टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस। सो जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था वो हमने इंडिया और चाइना के बारे में पढ़ा था कि इंडिया और चाइना की वॉर हुई थी 1962 में, द चाइनीज़ इन्वेशन। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा है वॉर्स एंड पीस विद पाकिस्तान। अब इसकी हेडिंग से हमें समझना है वॉर्स। वॉर्स पहले लिखा हुआ है, पीस बाद में लिखा हुआ है, यानी कि सबसे पहले तो ये वॉर्स के साथ ही मतलब पाकिस्तान के साथ सबसे पहले वॉर ही होना शुरू हुई थी। उसके बाद पीस लाने के लिए कुछ एफर्ट्स किए गए थे। तो देखते हैं इसको। इन केस ऑफ पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान के केस में देखें तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पार्टीशन के होने के बाद से ही कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए थे। और इसका मेन जो मुद्दा था वो था कश्मीर। कश्मीर के ऊपर डिस्प्यूट्स होना शुरू हुए थे। तो हम इसको चैप्टर 8 में भी पढ़ेंगे अबाउट द डिस्प्यूट। एक प्रॉक्सी वॉर होती है बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तानी आर्मीज इन कश्मीर। कश्मीर में 1947 में, यानी कि पार्टीशन के तुरंत बाद हमें देखने को मिलता है कि पाकिस्तान और इंडिया जो है तो उनके बीच में लड़ाई हो जाती है, उनकी आर्मीज़ के बीच में, कश्मीर में, कश्मीर के ऊपर। बट दिस डिड नॉट टर्न इनटू अ फुल वॉर। लेकिन एक पूरी तरीके से जो वॉर होती है ना, उसमें ये टर्न नहीं हुई। इस इशू को बाद में यूएन में भी ले जाया गया, यूनाइटेड नेशन में। पाकिस्तान जो है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन गया, जिसमें इंडिया के रिलेशन यूएस के साथ में जैसे थे, तो उसके लिए पाकिस्तान इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन गया। अब देखो, जो पाकिस्तान है, हमें पता है कि पाकिस्तान ने यूएस की जो पॉलिसी है, जो कैपिटलिस्ट, जो यूएस की आइडियोलॉजी है, उसको पाकिस्तान ने अपना लिया था। इट मीन्स यूएस पाकिस्तान को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। लेकिन इंडिया न्यूट्रल रहा, तो इंडिया का न्यूट्रल रहना यूएस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इस वजह से इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस है उसमें भी इंस्टेबिलिटी आ गई। और साथ ही साथ चाइना के साथ तो इंडिया की वैसे ही नहीं बनती थी, क्योंकि 1962 में वॉर भी हो गई थी। ठीक है, तो चाइना और इंडिया में भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहते थे, स्टार्टिंग में भी रहते थे। बट वैसे चाइना और इंडिया की शुरुआत पीस के साथ हुई थी, बाद में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हुआ था। तो इस तरीके से पाकिस्तान जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है यूएस और इंडिया के रिलेशंस में। द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट डिड नॉट प्रिवेंट कॉपरेशन। लेकिन क्या होता है कि कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट तो चलता है, वॉर भी होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया की गवर्नमेंट कोऑपरेट ही नहीं करेगी, बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करेगी। दोनों गवर्नमेंट जो हैं उन्होंने कोऑपरेशन भी दिखाया है। जो वुमेन खो गई थी पार्टीशन के दौरान, उनको उनकी फैमिलीज़ के पास भी पहुंचाया। लॉन्ग टर्म डिस्प्यूट्स जो है रिवर वाटर के ऊपर, शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर के ऊपर, इसको भी रिजॉल्व किया गया और वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक मीडिएटर का काम कर रहा था, बीच का काम कर रहा था। इंडिया और पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी जो है, ये वर्ल्ड बैंक की वजह से इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको साइन किया गया था नेहरू एंड जनरल अयूब खान के द्वारा 1960 में। इतने सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद भी ये ट्रीटी बहुत अच्छे से काम कर रही है। एक और सीरियस आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की बात होती है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, वो 1965 में शुरू होता है। तो जैसे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री का भी टाइम पीरियड आता है जब वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो उस टाइम पीरियड में क्या होता है, अप्रैल 1965 में पाकिस्तान पाकिस्तान क्या करता है, आर्म्ड अटैक कर देता है, हथियार से अटैक कर देता है रन ऑफ कच्छ का एरिया जो है ना गुजरात का, वहाँ पर। और इसके बाद दिस वॉज फॉलोड बाय बिगर ऑफेंसिव। एक और एनॉइंग चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि जम्मू एंड कश्मीर में भी अटैक हो जाता है अगस्त और सितंबर में। तो पाकिस्तान के जो रूलर्स हैं वो सोच रहे थे कि भाई जम्मू और कश्मीर से हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा वहाँ की लोकल पॉपुलेशन से, बट ऐसा नहीं हुआ। अब इस प्रेशर को कम करने के लिए शास्त्री जी ने क्या किया, इंडियन ट्रुप्स जो हैं, इंडिया की जो सेना है, उसको लॉन्च कर दिया। काउंटर ऑफेंसिव का मतलब होता है अटैक करना। ठीक है, तो अटैक कर दिया, लार्ज स्केल पर अटैक करवा दिया शास्त्री जी ने इंडिया की सेना को भेजकर। इन फायर्स बैटल द इंडियन आर्मी रीच क्लोज टू लाहौर। और इस बैटल में, इस युद्ध में इंडिया की आर्मी लाहौर तक पहुंच गई थी। हॉस्टैलिटीज केम टू एन एंड।
अब ये जो अनफ्रेंडलीनेस थी तो ये ख़त्म होती है जब यूएन इंटरवीन करता है, करना पड़ता है यूएन को इंटरवीन। लेटर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जो जनरल हैं अयूब खान, वो ताशकंद एग्रीमेंट साइन करते हैं। अब ये जो ताशकंद एग्रीमेंट है ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के बीच में ताशकंद एग्रीमेंट साइन किया जाता है। अब ऐसा भी कहा जाता है, मतलब ऐसा ही हुआ था कि जो लाल बहादुर शास्त्री हैं, जब वो ताशकंद एग्रीमेंट जहाँ पर उन्होंने साइन किया था तो वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है और इनकी डेथ एक मिस्ट्री की तरह उभर कर आती है। तो इसके ऊपर एक मूवी भी बनाई हुई है, ताशकंद फाइल्स। तो बहुत अच्छी मूवी है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ब्रोकर्ड बाय द सोवियत यूनियन इन जनवरी 1966। ठीक है, तो जनवरी 1966 में ताशकंद एग्रीमेंट साइन किया गया था। दो इंडिया कुड इन्फ्लिक्ट कंसिडरेबल मिलिट्री लॉस ऑन पाकिस्तान, द 1965 वॉर एडेड टू इंडियाज ऑलरेडी डिफिकल्ट इकोनॉमिक सिचुएशन। अब इंडिया की पाकिस्तान के साथ वॉर होते तो मिलिट्री लॉस तो होता ही होता है, साथ ही साथ क्या होता है, इंडिया की उस टाइम पर जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो वैसे ही अच्छी नहीं चल रही थी। ठीक है, बांग्लादेश वॉर 1971। तो बांग्लादेश के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो बांग्लादेश में क्या हुआ था कि पहले इसको ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। ठीक है, बांग्लादेश जो है उसको पहले ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था और ये पाकिस्तान का ही पार्ट था। लेकिन जो वेस्ट पाकिस्तान था वो ईस्ट पाकिस्तान पर डोमिनेशन दिखा रहा था अपना। ईस्ट पाकिस्तान की जो लैंग्वेज है बंगाली लैंग्वेज, तो ये वेस्ट पाकिस्तान यहाँ पर उर्दू इम्पोज कर रहा था। अब ईस्ट पाकिस्तान जो है उनको ये अच्छा नहीं लगा, इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने ऑटोनमी मांगनी शुरू कर दी। यहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान जो है वो जीत भी जाते हैं अवामी लीग के द्वारा। अवामी लीग होती है उनकी, तो उसमें वो जीत भी जाते इलेक्शन होने के बाद। लेकिन ये जो वेस्ट में जो गवर्नमेंट चल रही थी उसने इस चीज़ को इम्पोज किया और अपनी ही गवर्नमेंट यहाँ पर लगा दी अपनी, यानी कि ये वेस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट यहाँ पर रूल कर रही थी और शेख मुजीबुर रहमान को भी जेल में इन्होंने डाल दिया। फिर पॉपुलर प्रोटेस्ट वगैरह यहाँ पर होने शुरू हो जाते हैं और इस तरीके से जो ईस्ट पाकिस्तान है वो बांग्लादेश बन जाता है। ठीक है, इंडिया की भी इन्वॉल्वमेंट होती है उसमें। तो देखो, बिगनिंग इन 1970 पाकिस्तान फेस्ड इट्स बिगेस्ट इंटरनल क्राइसिस। जो कंट्री के जनरल इलेक्शन हुए थे तो इसमें क्या हुआ था, जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी थी वो वेस्ट पाकिस्तान में जीती थी। ठीक है, वेस्ट पाकिस्तान कौन सा है, ये जो इंडिया है, तो इंडिया में यहाँ पर ये जो गवर्नमेंट है वो वेस्ट पाकिस्तान है और ये ईस्ट में जो पाकिस्तान है इसी को बांग्लादेश बोला गया है इस साइड में। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो जुल्फिकार अली भुट्टो थी उसकी गवर्नमेंट वेस्ट पाकिस्तान में जीती थी और अवामी लीग जो कि शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा चलाई जा रही थी तो वो ईस्ट पाकिस्तान में जीती थी। लेकिन यहाँ पर क्या किया जा रहा था, जो बंगाली पॉपुलेशन थी ईस्ट पाकिस्तान की, तो उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया, क्योंकि उनको सेकंड क्लास सिटीज़न की तरह ट्रीट किया जा रहा है रूलर्स के द्वारा, जो कि वेस्ट पाकिस्तान में है। यानी कि वेस्ट पाकिस्तान में जो रूल कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट रूल कर रही है, वो ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर अपना डोमिनेशन दिखा रही है, उनको सेकंड क्लास सिटीज़न मान रही है। दी पाकिस्तानी रूलर्स, ये जो पाकिस्तान के जो रूलर्स हैं, यानी कि वेस्ट पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट रूल कर रही थी वो डेमोक्रेसी जो है उसको नहीं लाना चाहती थी और ना ही वो अवामी लीग की जो डिमांड थी ऑटोनमी के लिए, फेडरेशन के लिए, ना ही उसको मान रही थी। तो इंस्टेंट इन अर्ली 1971 में क्या होता है, पाकिस्तान की आर्मी क्या करती है, अर्ली 1971 में शेख मुजीबुर रहमान को क्या कर लेती है, अरेस्ट कर लेती है और लोगों के बीच में रेन ऑफ टेरर फैला देती है। यानी कि लोगों को मारना वगैरह शुरू कर देती है, इस पाकिस्तान में लोगों में डर पैदा कर देती है। फिर इसके रिस्पॉन्स में जो लोग हैं वो स्ट्रगल शुरू कर देते हैं बांग्लादेश को आज़ाद करवाने के लिए पाकिस्तान से। सो 1971 में क्या होता है, अब देखो जो ईस्ट पाकिस्तान है, ईस्ट पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान का डोमिनेशन चल रहा था, तो ये जो ईस्ट पाकिस्तान है यहाँ पर रेन ऑफ टेरर भी फैला दिया गया। तो यहाँ से अब इंडिया तो यहीं पर है। ठीक है, तो इस ईस्ट पाकिस्तान से ईस्ट इंडिया में क्या होने लगा, माइग्रेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, इंडिया में माइग्रेशन स्टार्ट हो गया और इसकी वजह से रेफ्यूगी प्रॉब्लम आ गई। 80 लाख रेफ्यूगी जो थे वो ईस्ट पाकिस्तान से
इंडिया में आए थे, इंडिया में इन्होंने शेल्टर लिया था, तो इंडिया ने और भी सपोर्ट इसको प्रोवाइड किया, बांग्लादेश की फ्रीडम स्ट्रगल में भी सपोर्ट किया। अब इस प्रॉब्लम की वजह से इंडिया को वॉर करनी पड़ी। तो पाकिस्तान ने, अब जब इंडिया ने बांग्लादेश को शरण दी थी, बांग्लादेश के लोगों को शरण दी थी, तो पाकिस्तान ने उसको ब्लेम भी किया कि इस तरीके से ये अनलॉफुल है। सपोर्ट फॉर पाकिस्तान केम फ्रॉम द यूएस एंड चाइना। यूएस और चाइना भी पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। यूएस चाइना रिप्रोचमेंट दैट बिगिन इन लेट 1960s रिजल्टेड इन रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस। अब ये जो दो पावर्स थी, यूएस और चाइना, ये जो दो पावर्स थी, इससे क्या होता है, जो इंडिया एशिया में जो फोर्सेस हैं, एशिया में जो फोर्सेस हैं उसका रीअलाइनमेंट हो जाता है। हेनरी किसिंगर कौन थे? एडवाइज़र थे यूएस के प्रेसिडेंट के, रिचार्ड निक्सॉन के। तो इन्होंने सीक्रेट विजिट की चाइना में पाकिस्तान के थ्रू जुलाई 1971 में, इन ऑर्डर टू काउंटर द यूएस पाकिस्तान चाइना एक्सिस, यानी कि यूएस पाकिस्तान और चाइना तीनों मिल गए थे। इंडिया ने 20 ईयर ट्रीटी जो थी पीस और फ्रेंडशिप की, वो सोवियत यूनियन के साथ साइन की थी, यूएसएसआर के साथ साइन की थी अगस्त 1971 में। तो ये जो ट्रीटी है ये इंश्योर करती है कि इंडिया को सोवियत यूनियन के द्वारा पूरा का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आफ्टर मंथ्स ऑफ डिप्लोमेटिक टेंशन एंड मिलिट्री बिल्डअप, अब ये जो डिप्लोमेटिक टेंशन थे इसकी वजह से, मिलिट्री की वजह से, जो दोनों कंट्रीज के बीच में जो टेंशन्स बढ़ रहे थे उसकी वजह से क्या हुआ, दोनों के बीच में वॉर होना शुरू हो गई, इंडिया और पाकिस्तान में, बांग्लादेश की वजह से। ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश को आज़ाद कराना था इंडिया को, इंडिया में रेफ्यूजी प्रॉब्लम बढ़ गई थी, तो इंडिया और पाकिस्तान में वॉर हो जाती है। दिसंबर 1971 में पाकिस्तान के जो एयरक्राफ्ट है वो पंजाब और राजस्थान, क्योंकि बॉर्डर मिलते हैं पंजाब और राजस्थान के, तो पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट पंजाब और राजस्थान पर अटैक करना शुरू कर देता है, जबकि जो आर्मी है वो जम्मू और कश्मीर फ्रंट पर मूव कर जाती है। इंडिया रिटेलिएटेड विद एन अटैक इन्वॉल्विंग द एयरफोर्स, और इंडिया में भी जो एयरफोर्स है, नेवी है, मतलब ये भी अपना रिस्पॉन्स देता है, इंडिया भी अपना रिस्पॉन्स देता है, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, इसके थ्रू। अब इंडिया की जो आर्मी है उसको पूरा सपोर्ट मिलता है, वहाँ की लोकल पॉपुलेशन, वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंट में जो लोकल पॉपुलेशन है उसके थ्रू पूरा सपोर्ट मिलता है। इंडियन आर्मी जो है रैपिड प्रोग्रेस करती है, ईस्ट पाकिस्तान में बढ़ती है। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश में अपनी प्रोग्रेस करते हैं, यानी कि बांग्लादेश में बढ़ती है आर्मी वहाँ की, इंडियन आर्मी। और 10 दिनों के अंदर इंडिया की आर्मी पूरे ढाका एक जगह है वहाँ की, तो पूरा ढाका जो है उसको सराउंड कर लेती है, घेर लेती है तीनों साइड से। और जो पाकिस्तानी आर्मी है उसमें 90,000 जो पाकिस्तानी आर्मी है उसको सरेंडर करना पड़ता है, और बांग्लादेश फ्री कंट्री बन जाती है। इंडिया यूनिलेटरल सीज फायर डिक्लेयर कर देता है। शिमला एग्रीमेंट साइन होता है इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में, जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी, वेस्ट पाकिस्तान की। 3 जुलाई 1972 में फॉर्मलाइज रिटर्न ऑफ पीस, ताकि शांति जो है वो बनाई जा सके। अडिसिव विक्ट्री, यानी कि एक विक्ट्री जो है इंडिया को मिली, तो पूरा जो नेशन था उसमें जश्न भी मनाया जा रहा था। मोस्ट पीपल इन इंडिया saw this as a moment of glory and a clear sign of India's growing military prowess. As you would read in the next chapter, इंदिरा गांधी was the प्राइम मिनिस्टर। तो इस टाइम पर इंदिरा गांधी जो थी वो प्राइम मिनिस्टर थी। पहले ही वो लोकसभा के इलेक्शन को जीत चुकी थी 1971 में, तो उसकी जो पर्सनल पॉपुलैरिटी थी वो और भी ज़्यादा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है 1971 की वॉर के बाद। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि 1971 की जब वॉर हुई तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया ही जीता। इंडिया जीता तो इंडिया की गवर्नमेंट जो थी उस पर मतलब लोग उसको ज़्यादा सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो आफ्टर दी वॉर असेंबली इलेक्शन होते हैं स्टेट्स में, तो इससे कांग्रेस पार्टी में ही थी ना इंदिरा गांधी, तो इस वजह से कांग्रेस पार्टी ही काफ़ी सारी स्टेट्स में उभर कर आती है। इंडिया इसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, तो इसने क्या किया, प्लानिंग करनी स्टार्ट की, डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग करनी शुरू की। हाउ एवर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, अभी हमने देखा कि बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट करने पड़ते हैं, तो इससे 5 ईयर प्लान थोड़ा सा डगमगा गया था। दी स्कार्स रिसोर्सेज, अब रिसोर्सेज इतने थे नहीं, कम थे, तो एक ही सेक्टर पर लगाया गया इसको, डिफेंस सेक्टर पर लगाया गया। ठीक है, यानी कि सुरक्षा का जो सेक्टर होता है उस पर लगाया गया, स्पेशली 1962 की वॉर के बाद।
एज इंडिया हैड टू एम्बार्क ऑन अ मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, इंडिया जो है उसको मिलिट्री को भी मॉडर्नाइज करना था, तो डिपार्टमेंट बनाया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, इसको इस्टेब्लिश किया जाता है, यानी कि डिफेंस प्रोडक्शन मतलब डिफेंस गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है नवंबर 1962 में, एंड डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज इन नवंबर 1965। थर्ड प्लान जो बना था वो बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट हुआ था क्योंकि 1962 में वॉर हो गई थी, और इसी वजह से क्या हुआ था, जो 3 एनुअल प्लान्स बनाए गए यानी कि सालाना प्लान्स बनाए गए, मतलब हर एक साल के अंदर एक साल के अंदर प्लान्स बनाए गए, 3 प्लान्स बनाए गए। जो ये जो प्लान्स होते थे, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो ये जो प्लान्स होते थे ये 5-5 साल के लिए होते थे, बट ये प्लान फेल हो गया था, थर्ड 5 ईयर प्लान, तो इस वजह से 3 प्लान्स बना लिए गए, और जो फोर्थ प्लान था उसको 1969 में ही इनिशिएट किया गया। इंडिया का जो डिफेंस पर खर्चा था वो बढ़ गया वॉर के होने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पर एक एडिशनल टॉपिक भी है, दैट इज़ कारगिल कन्फ्रंटेशन, ठीक है, कारगिल वॉर के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। तो 1999 में क्या होता है, इंडिया की साइड में जो एलओसी है, ठीक है, वहाँ पर काफ़ी सारे जो पॉइंट्स हैं, जैसे कि मशको, दराज, कक्सर एंड बाटालिक, ये जो एरियाज़ है यहाँ पर जो मुजाहिदीन्स हैं वो यहाँ पर अपने इस एरिया को क्लेम करना शुरू कर देते हैं। अब ये मुजाहिदीन्स बेसिकली टेररिस्ट ही कह लो, एलओसी मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। सस्पेक्टिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ पाकिस्तानी आर्मी, इंडियन फोर्सेस स्टार्टेड रिएक्टिंग टू दिस ऑक्यूपेशन। अब ये इस तरीके से इस एरिया को क्लेम करेंगे तो इंडिया भी, ऑब्वियसली बात है, इंडिया भी रिस्पॉन्ड करेगा, तो इंडिया ने भी रिएक्ट किया। इससे कन्फ्रंटेशन दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कन्फ्रंटेशन होती है। इसको कहा जाता है कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। ये जो टेररिस्ट है इनके बीच में और इंडिया के बीच में, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू होता है, इसको कारगिल कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। जो कॉन्फ्लिक्ट था वो मई और जून 1999 में होता है, 26 जुलाई 1999 तक। इंडिया जो काफ़ी सारे खोए हुए जो पॉइंट्स थे, जो एरियाज थे, उसको भी रिस्टोर कर लेता है, रिकवर कर लेता है। और जो कारगिल कॉन्फ्लिक्ट है उसकी पूरी वर्ल्ड वाइड अटेंशन होती है। क्यों होती है, क्योंकि यही सिर्फ एक ऐसा साल था दैट ओनली 1 ईयर प्रायर टू दैट बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान हैड अटेन न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, यानी कि इससे एक साल पहले इंडिया और पाकिस्तान में की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो बढ़ी, यानी कि इन दोनों के पास हथियार बहुत ज़्यादा होंगे। हाउ एवर दिस कॉन्फ्लिक्ट रिमेन कन्फाइंड ओनली टू कारगिल रीजन, लेकिन ये कारगिल रीजन तक ही कन्फाइंड रहा, यानी कि कारगिल रीजन में ही ये वॉर हुई। पाकिस्तान में जो कॉन्फ्लिक्ट है ये ये जो कंट्रोवर्सी होती रहती है इस कॉन्फ्लिक्ट पर, क्योंकि एलिगेशन लगाया जाता है कि जो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के उनको अंधेरे में रखा गया आर्मी के चीफ के द्वारा। आर्मी के चीफ कौन थे, मुजीबुर रहमान, सॉरी, जनरल परवेज मुशर्रफ, ठीक है। तो जनरल परवेज मुशर्रफ क्या कर रहे थे, जो उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर बने हुए थे पाकिस्तान के, तो उनको यहाँ पर इस टाइम पर डेमोक्रेसी थी पाकिस्तान में, लेकिन ये जो जनरल परवेज मुशर्रफ फिर से मिलिट्री रूल लेकर आते हैं और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है इसको रिमूव कर देते हैं और इनको अंधेरे में रखते हैं, यानी कि इनको हर किसी चीज़, मतलब कोई भी चीज़ इनको बताई नहीं जाती है कि हम आर्मी में किस तरीके से क्या कर रहे हैं, तो ये नहीं बताते हैं, और इस तरीके से ये टेक ओवर कर लेते हैं आर्मी को, यहाँ पर फिर से मिलिट्री रूल आ जाता है पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये हमने कारगिल कन्फ्रंटेशन के बारे में पढ़ा, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो रहेगी इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में। आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।